नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज़ में। दोस्तों, नई कहानी प्यार हार गया, साजिश जीत गई। एक बेबस लड़की की दर्द भरी दास्तां। चलिए दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को शुरू करते हैं। माँ स्टोर रूम में रखे इस बॉक्स में कुछ पुरानी किताबें रखी हैं। उन्हें रद्दी में निकाल दूं? कौन से बॉक्स में? आरती ने बिना देखे पूछा। माँ, ये जो नीले रंग का बॉक्स रखा है ना, उसमें। नीले बक्से में? यह सुनते ही आरती एकदम से चौंकी और फिर उठकर दृष्टि के हाथों से किताबें छीनते हुए बोली, जो काम कहा गया है वो कर पहले। तुझसे मैंने टेबल पर जमी धूल साफ करने को कहा और तू ये रद्दी बेचने चल दी। क्यों? माँ, आप मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? पापा ने ही तो कहा था कि घर में दीपावली की साफ सफाई चल रही है। हम लोग भी अपनी पुरानी कॉपी किताबें जो रद्दी में निकालने लायक हों और स्टोर रूम में रखे पुराने पेपर्स और मैगजीन्स, वो सब निकालकर नौकरों को दे दे। तुम्हारे पापा ने ये नहीं कहा कि मैं इस घर में किसी काम की नहीं? मुझे भी निकाल दो कबाड़ में। माँ, आप ये कैसी बातें बोल रही हो? सही तो कहा, पुरानी तो मैं भी हो गई हूँ। कुछ काम करने की कहो तो कुछ करने लगती हो। खबरदार, जो फिर कभी इन्हें हाथ लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब खड़ी क्यों हो? जाओ यहाँ से। इतना कहकर आरती ने नीले बक्से में किताबें रखकर स्टोर के दरवाजे से लटके ताले को खोल बक्से में लगा दिया। माँ, ऐसी क्या खास बात है इन पुरानी किताबों में जो आप मुझसे इतना नाराज हो गई? दृष्टि ने पूछा। जरूरी है हर बात बताना? आरती ने दृष्टि की बात काटते हुए कहा। दृष्टि बेटा, बहस नहीं करते। माँ ने मना किया है तो कुछ कारण से ही किया होगा। तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, जाओ। प्रशांत ने बेटी को बीच में टोकते हुए कहा। जी पापा। दृष्टि के जाते ही, ये क्या तरीका था? बच्ची को समझा सकती थी। आखिर कब तक संभालोगी उन किताबों को? तुम मुझे कम समझोगी आरती। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तुम भूल क्यों नहीं जाती अतीत की पुरानी बातें? कहना आसान है और करना उतना ही कठिन प्रशांत। किसी के कहने से क्या दिन रात भूले जा सकते हैं? नहीं ना। तुम मेरे जीवन में रात का अंधेरा बनकर आए हो तो हमेशा ही अंधेरे की तरह ही रहोगे। माना मैं तुम्हारी जिंदगी का अंधेरा हूं, पर क्या बच्चों की खातिर भी तुम मेरे प्रति अपना रवैया नहीं बदलोगी? हमारे बच्चे हो गए हैं तो क्या प्रशांत, मैं तुम्हारी उन काली करतूतों को भूल जाऊं? नहीं मिस्टर प्रशांत, ये कभी नहीं होगा। अब मैं तुम्हारा पति हूं, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए भी नहीं। नहीं, आप सिर्फ मेरे बच्चों के पापा और मेरे साथ जबरदस्ती रिश्ता रखने वाले पति हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। प्रशांत, तुम लाख कोशिश कर लो पर मेरे लिए दिन का उजाला कभी नहीं बन सकते। इन 12 सालों में मेरे प्रति तुम्हारी कड़वाहट जरा भी कम नहीं हुई। क्यों आरती? ऐसा क्या किया आपने जो मुझसे मिठास की आशा लगाए फिरते हो? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? मैंने तुम्हें दुनिया का हर ऐशो आराम दिया। नौकर चाकर, ये बेशकीमती जेवर, गाड़ी, बंगला, हर तरह से तुम्हें खुश रखने की कोशिश की। दौलत से दिल का चैन, तन मन का सुख मिलता तो आज पूरी दुनिया सुखी होती। ये दुख और दर्द तो तुम जैसे दौलतमंदों ने दुनिया में बांटे हैं। फिर वही बात, तुम्हारे लिए मैंने हर बुरी आदत छोड़ी, खुद को बदला, मगर तुम हो कि अभी भी वहीं रुकी खड़ी हो। मेरी ओर एक कदम बढ़ाकर तो देखो। मेरी खुशी के लिए सब छोड़ा? वाह, तुम मजाक अच्छा कर लेते हो। तुमने तो मुझसे मेरी सबसे बड़ी खुशी छीनी है मिस्टर प्रशांत। तुम फिर वही बात करने लगी। बात छेड़ोगे तो बात निकलेगी। खैर छोड़ो, तुम ये सब बातें कहाँ समझोगे? तुमने अपनी दौलत के बल पर दूसरों से उसकी खुशियां छीनना सीखा है। तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीनी, फिर भी आज तुम चाहते हो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं? संघर्षों और अभाव के सिवाय और क्या मिलता तुम्हें उस जिंदगी में? तुम्हें मैंने सब कुछ देकर रानी बना दिया, उस जिंदगी से 100 गुना बेहतर जिंदगी दी। फिर तुम्हें मेरा प्यार क्यों नहीं दिखता? प्यार? आरती जोरों से हंसने लगी। इसमें इतना हंसने वाली बात कौन सी है आरती? यह सुनकर आरती चुप हो गई, फिर आंखों में आंसू भरकर बोली, यह प्यार नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे अमीर का गुरूर बोल रहा है।
तुमने तो व्यापार किया। तुम प्यार की परिभाषा क्या जानो? वो सब मैंने अपने प्यार को पाने के लिए किया था आरती। एक तरफा प्रेम प्रशांत। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया और ना ही कभी करूंगी, समझे? तुमने ही मेरे अंदर बसे प्यार को मरने के लिए मजबूर किया है। और अब जब प्यार ही मर गया तो इस शरीर से तो तुम्हें वही सुख मिलेगा जिसकी तुम्हें चाह थी। फिर प्यार की आशा कैसे कर सकते हो? कोशिश तो कर सकते हैं ना? हम एक बार खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश नहीं कर सकते? अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए। अब यह इमोशनली ड्रामा बंद कीजिए मिस्टर प्रशांत। इसका मुझ पर अब तक ना कोई असर हुआ और ना ही आगे होगा। मेरे अंदर सिर्फ ममता को छोड़ और कोई एहसास बाकी नहीं है। इसलिए यह टॉपिक बंद कीजिए। ये ड्रामा नहीं है आरती। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे प्यार के लिए तरस रहा हूँ। क्या कभी मुझे मेरे हिस्से का प्यार नहीं मिलेगा? आप जैसे बड़े लोग खैरात लेने वालों में नहीं। फिर मैं किसी और की अमानत तुम्हें खैरात में कैसे दे दूं? जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। जो छीन सकते थे छीन लिया। हर चीज छीनने से नहीं मिलती मिस्टर प्रशांत। अब बस कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे आपके व्यक्तित्व के बारे में कुछ ज्यादा जाने और उनकी नजरों में आपका सम्मान कम हो जाए। जब इतना सोचती हो मेरे सम्मान के बारे में तो फिर आगे बढ़कर मुझे थाम क्यों नहीं लेती? क्या क्या कहा? आपका सम्मान? यह गलत समझे आप। मैं सिर्फ अपने बच्चों के अभिमान के बारे में चिंता करती हूँ। उन्हें यह खुशफहमी है कि उनके पिता दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। मैं उनके उस सपने को बचा कर रखने की कोशिश कर रही हूँ, बस। इसे अन्यथा ना ले। प्रशांत निरुत्तर होकर जाने लगा तो आरती ने पीछे से कहा, और हाँ मिस्टर प्रशांत, फिर से उन किताबों को और मेरी पुरानी यादों को रद्दी समझ निकालने की कोशिश मत करना। वो मेरे जिंदा रहने तक आपको आपकी गलती याद दिलाती रहेंगी। आरती की बातें सुनकर प्रशांत चुपचाप अपने कमरे में लौट आया और आराम कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। आरती के मन को आज फिर कुछ परेशान करने लगा था। घर के सब काम निपटाकर आंगन में बने मंदिर में आकर बैठ गई। कुछ टूटी कुछ सिमटी यादें यह मुझसे लिपटी, न जीती हैं न जीने देती हैं, मेरे दिल से यह चटकी। आरती की आंखों में नमी तैरने लगी। आज मन के कोने में दबा बसंत फिर से पुरानी यादें जगाने लगा था। आरती गार्डन में राहुल का इंतजार करते हुए बार बार कलाई मोड़कर घड़ी में समय देखकर बेचैन हो रही थी। यह राहुल न जाने कहाँ रह गया। फोन करके बोला बहुत अर्जेंट काम है, मिलने आ जाओ। मैं कब से उसके इंतजार में बैठी हूँ और यह साहब न जाने कहाँ गायब है। आरती गुस्से से बड़बड़ा रही थी कि सामने से उसे राहुल आते दिखाई दिया। आ गई जनाब। बुलाया तो ऐसे था जैसे यहीं बैठे हो। इतनी जल्दी क्या थी फोन करने की? यहाँ आने पर फोन करते तो मैं भी साथ ही आ जाती। एक लड़की को गार्डन में अकेला बैठकर किसी का इंतजार करना कितना अजीब लगता है। सॉरी यार, निकला तो जल्दी था मगर ट्रैफिक में फंस गया। माफ कर दे आरू। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। इसके लिए ही तुम्हें यहाँ बुलाया था। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पहले ही देर से आए हो और अब आंखें बंद करने को कह रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। राहुल, तुम 2 मिनट और ना आते तो मैं वापस चली जाती। आरती ने गुस्सा दिखाते हुए पीठ घुमा ली। अच्छा बाबा, लो कान पकड़े। मुझसे यूं मुंह ना फेरो। मैं तुम्हारे लिए ये तोहफा लेने चला गया था। अब तो देरी के लिए माफ कर दो आरू। राहुल ने हाथ में पकड़ा बैग दिखाया। तोहफा? ऐसा क्या लाए हो मेरे लिए राहुल? दिखाओ मुझे। दिखाओ ना, मुझे अभी देखना है। आरती बैग हाथ में लेने की जिद करने लगी। ना ना, ऐसे नहीं। इतना आसानी से कोई उपहार नहीं मिलता आरू। उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा और बदले में कुछ देना भी पड़ता है। राहुल शरारत से बोला। अच्छा, तो अब तुम्हें रिटर्न गिफ्ट चाहिए? नहीं चाहिए मुझे कोई तोहफा वोफा। तुम क्या सोच चाहते हो? मैं तुम्हारा इशारा समझ रही हूँ। शादी से पहले मुझसे कोई ऐसी वैसी उम्मीद मत रखना राहुल। उहुं, रिटर्न गिफ्ट? आरती मुंह फुलाकर बैठ गई। अरे यार, तुम फिर रूठ गई। तुम्हारी ये गुस्सा कहीं मेरी जान ना ले ले। ओहो राहुल। आरती ने तुरंत मुड़कर राहुल के होठों पर हाथ रख दिया। फिर से ऐसी बात मत करना राहुल।
तुमसे पहले मुझे मौत आ जाए, मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, अब कभी नहीं कहूँगी। आरती ने कान पकड़े। तो फिर बंद करो अपनी आंखें, वरना मैं फिर से। राहुल शरारत से मुस्कुराया। ओहो, तुम भी ना राहुल, बड़े वो हो। अच्छा बाबा, ये लो, कर ली आंखें बंद, अब खुश। आरती ने आंखें बंद कर ली। राहुल ने हाथ में लिए बैग से कुछ किताबें निकाली, आरती के हाथ में रख दी। आरू, अब आंखें खोल सकती हो। अपने हाथों में कुछ किताबें देखकर आरती चौंक गई। राहुल, तुम तो तोहफा, ये तो किताबें हैं। यही तो तुम्हारा तोहफा है। यह कोई मामूली किताबें नहीं है आरू। यह तो बचपन से अब तक हमारे जो लम्हे साथ बिताए हैं, उस लम्हे की तिजोरी है। तिजोरी? मतलब मैं समझी नहीं। राहुल बताओ ना प्लीज। ये देखो आरू, यह किताब पकड़ो। यह है दिन बचपन के। इसमें हमारी बचपन की शैतानियां, रूठते मनाते जो पल गुजरे, उन सबको संजोया है। और ये लो दूसरा, प्यार का एहसास। इसमें हम दोनों ने जब पहली बार प्यार के एहसासों को महसूस किया और जिया, और जो भी बातें की थी, वो सब इसमें है। यह तीसरी किताब है, शब्दों के मोती। इसमें हम दोनों ने एक दूसरे के लिए जो भी कहा, लिखा और जितनी भी कविताएं रची, वो सब इसमें संजोया है। ओह राहुल, तुमने इतनी गहराई में जाकर यह सब सोचा और उसे किताबों के रूप में संजो लिया। राहुल, मेरे लिए इससे बड़ा उपहार तो दूसरा हो ही नहीं सकता। ओ राहुल, थैंक यू सो मच राहुल। आरती राहुल के गले लग गई। आरू, तुम्हें सच में पसंद आया तोहफा? हाँ हाँ, बहुत 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 पसंद आया। पर एक किताब तो रह ही गई राहुल। कौन सी? राहुल ने पूछा। हमारी नई जिंदगी की किताब, जिंदगी के सपनों की। क्या तुमने उसके लिए कुछ नहीं सोचा? आरती ने पूछा। पगली, वो कोई ऐसी वैसी किताब नहीं होगी, वो तो हमारे जीवन की हकीकत होगी। अब जब हमने शादी करने का फैसला कर लिया है, तो हम एक नई एहसास और एक नए मेहमान के साथ एक नई किताब में। क्यों, सही कहा ना मैंने? राहुल ने फिर आरती को छेड़ा। तुम भी ना राहुल, अभी तो हमने अपने पेरेंट्स से बात भी नहीं की है, और तुम इतना आगे पहुंच गए। आरती शर्मा कर राहुल से लिपट गई। राहुल ने उसे कस कर सीने से लगा लिया। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते, पर अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो पब्लिक पैलेस पर हैं और लोग आते जाते देख रहे हैं। दोनों झटके से अलग हो गए। आरती का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। आओ तुम्हें घर छोड़ दूं। चलो। आरती बैग हाथ में लिए राहुल के पीछे चल दी। राहुल ने बाहर आकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आरती को लेकर वहां से निकल गया। राहुल, आरती और प्रशांत तीनों बचपन के दोस्त थे और एक साथ स्कूल में पढ़े और एक ही कॉलेज में पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी होते ही राहुल एक छोटी सी कंपनी में बतौर इंजीनियर काम करने लगा था और आरती उसी कॉलेज में पढ़ाने लगी थी। प्रशांत के पिता दीपक शहर के जाने माने रईस और उनके कॉलेज के मालिक थे। उनकी रईसी का ठसक प्रशांत के स्वभाव में भी देखने को मिल जाता था। उसके इसी स्वभाव के कारण आरती उसे कम पसंद करती थी। राहुल के पिता धर्मेश मिश्रा कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आरती के पिता सुरेश शर्मा रेलवे में क्लर्क के पद पर कार्यरत थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी निर्मला, बूढ़े माता पिता और तीन बेटियां, आरती, सुनीता और मीता, जिसमें आरती सबसे बड़ी थी। राहुल बेटा, नौकरी कैसी चल रही है? धर्मेश ने कमरे में आते हुए पूछा। अच्छी चल रही है पापा। राहुल धर्मेश का इकलौता बेटा था। राहुल की मां कैंसर पीड़ित थी और बचपन में ही राहुल को अकेला छोड़ गई थी। धर्मेश ने दूसरी शादी नहीं की और राहुल को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मैंने देखा है बेटा, तुम आजकल दूसरी जगह ओवर टाइम कर रहे हो। धर्मेश मुस्कुराए। कहाँ पापा, मैं तो नॉर्मल ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं बगीचे के ओवर टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ आजकल कुछ ज़्यादा ही बगीचे की सैर हो रही है। धर्मेश मुस्कुराते हुए बोले। बगीचे? ना, नहीं तो। मर गए, लगता है पापा को सब पता चल गया। मन में विचार आते ही राहुल हकला गया। वो वैसे मुझे बहुत अच्छी लगी। धर्मेश दूध का गिलास राहुल को पकड़ाते हुए बोले। क्या क्या पापा? राहुल ने अनजान बनकर पूछा। आरती बेटा जी,
बहुत प्यारी लड़की है, कॉलेज में भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट रही है। उसके पापा को बोलो मैं उससे मिलना चाहता हूँ, धर्मेश ने कहा। सच्ची? आपको बुरा नहीं लगा? ओ पापा, थैंक यू सो मच पापा। धर्मेश राहुल की पीठ थपथपाकर चले गए। उन्हें तो हमेशा से आरती बहुत पसंद थी, पर वो कभी उनकी बहू बनेगी, यह उन्होंने नहीं सोचा था। राहुल फौरन आरती को फोन करके यह खुशखबरी सुनाता है। हेलो आरती, एक गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़ राहुल? मेरे पापा तुम्हारे पापा से मिलकर शादी पक्की करना चाहते हैं। क्या? सच? अंकल मान गए? हाँ, पापा कह रहे थे कि उन्हें तुम बहुत पसंद हो। अब अंकल और हाँ कह दे तो फिर तुम बात करो ना, पापा मिलना चाहते हैं। राहुल, पापा मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं पापा से आज ही बात करती हूँ। आरती सुदेश को सब सच बता देती है। बिटिया, वैसे तो हमारे खानदान में कोई भी प्रेम विवाह नहीं किया, पर हम तुम लोगों की खुशी के खातिर इस रीत को भी तोड़ सकते हैं। ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सो मच पापा। आरती खुश होकर अपने पिता के गले लग गई। धर्मेश और सुदेश बच्चों की खुशी के लिए एक मीटिंग करते हैं। सुदेश को भी घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया, वो भी बिना लेन देन। बेटी की खुशी के लिए सुदेश ने फौरन हाँ कह दी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त भी 1 महीने बाद का निकाला, क्योंकि फिर अगले 1 साल तक कोई अच्छा मुहूर्त नहीं था। राहुल बेटा, ये मिठाई लेकर मंदिर चले जाओ, उनसे अपनी नई जिंदगी के लिए ढेर सारा आशीर्वाद भी मांग लेना। मेरे भगवान तो आप हो पापा, आपका आशीर्वाद भरा हाथ सिर पर है तो मुझे क्या तकलीफ। राहुल धर्मेश के पैर छूकर बोला। मेरा बेटा, धर्मेश ने राहुल को गले से लगाया। बेटा, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, पर मेरे ऊपर भी कोई है जिसका धन्यवाद करना जरूरी है। जाओ, अब प्रसाद चढ़ा कर आओ। जी पापा। राहुल मंदिर से लौट रहा था तो रास्ते में उसे प्रशांत दिखाई दिया, जो एक कैफे से बाहर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। राहुल ने उसके पास जाकर अपनी मोटरसाइकिल रोकी। हाय प्रशांत, कैसे हो? कॉलेज छूटा तब से अब दिखाई दिए हो। सब ठीक है? हाँ राहुल, अपना हाल तो हमेशा ही बढ़िया ही रहता है। तू बता क्या चल रहा है? और आज इधर कैसे? बढ़िया है प्रशांत, मैं मंदिर आया था। अरे यार, बातों में तुम्हें असली बात बताना तो भूल ही गया। पहले ये मिठाई लो, राहुल ने कहा। अरे मिठाई? किस खुशी में यार? मेरी और आरती की शादी तय हो गई है, अगले महीने की 7 तारीख, भूलना नहीं। आज मैं बहुत खुश हूँ प्रशांत। सच कभी सोचा नहीं था कि हमें इतनी आसानी से हमारा प्यार मिल जाएगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। राहुल यार, तुम सच में लक्की हो, तुमने यहाँ भी बाजी मार ली। पढ़ाई और खेल कूद में तो तुम मुझे हराते ही रहे हो। अब खैर छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मेरे बचपन के साथी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, प्रशांत ने कहा। चलता हूँ प्रशांत, मुझे बहुत तैयारियां भी करनी है। राहुल के जाते ही प्रशांत ने मिठाई नीचे जमीन पर फेंकी और जूते से मसल दी और गुस्से से दांतों को मिसमिसाकर बोला, नहीं राहुल, इस बार तुम प्यार के मामले में मुझे हरा नहीं सकते हो। प्रशांत गुस्से से तिलमिलाकर अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकला ही था कि रास्ते में उसे आरती कहीं जाती हुई दिखाई देती है। प्रशांत आरती को देखकर गाड़ी रोक देता है। हाय आरती, इधर कहाँ जा रही हो? बताओ कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। अरे प्रशांत तुम? अरे मैं बाजार जा रही हूँ। अरे मैं भी उसी ओर ही जा रहा हूँ। आओ बैठो, तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। थैंक्स प्रशांत, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। तुमने पूछा, मुझे अच्छा लगा। मुझे रास्ते में कुछ छोटे मोटे काम भी है, तुम परेशान हो जाओगे। मुस्कुराते हुए आरती ने प्रशांत को मना कर दिया। तुम भी ना आरती, कैसी बात करती हो? मेरी आंखों के सामने मेरी दोस्त पैदल बाजार जाए और मैं गाड़ी से चुपचाप निकल जाऊं, ऐसा हो सकता है भला? या तो फिर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? नहीं प्रशांत, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं भला तुम पर अविश्वास कैसे कर सकती हूँ? हाँ, माना कि कुछ बातों को लेकर हम दोनों के बीच थोड़ा सा मनमुटाव होता रहता है, फिर भी हमारी दोस्ती तो नहीं टूटी ना। प्रशांत की बात सुनकर आरती ने जवाब दिया। तो फिर सोचना का, चलो बैठो।
आज मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए लेकर चलता हूँ। प्रशांत ने उतरकर कार का पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। तुम नहीं मानोगे, आरती मुस्कुराते हुए बोली और कार में बैठ गई। मुझे बाजार छोड़कर चले जाना, तुम मुझे शॉपिंग नहीं करा पाओगे, हंसते हुए आरती बोली। क्यों भाई, मैं पागल नजर आता हूँ? प्रशांत ने मिरर में से आरती को देखते हुए पूछा। बदले में आरती कुछ नहीं बोली, बस जोरों से हंस दी। प्रशांत मिरर में उसे हंसता देखकर बस मुस्कुरा रहा था। मुझे मत देखो, सामने देखो प्रशांत, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। प्रशांत सकपकाया और बोला, मुझे तो तुम्हारी कड़वी बातें ही मार देंगी। मैंने तो दोस्त के नाते कहा कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराता हूँ, तुमने कह दिया कि मैं पागल हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें शॉपिंग नहीं करा सकता, प्रशांत ने चिढ़कर कहा। अरे मेरा यह मतलब नहीं था प्रशांत, अभी तक तुम्हारी चिढ़ने की आदत नहीं गई। मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। सॉरी तुम्हें बुरा लगा। तुम साथ आने को मना करोगी तो मुझे बुरा तो लगेगा ना, प्रशांत ने मासूम चेहरा बनाया। ओहो, तुम भी। मैं तो इसलिए कह रही थी कि तुम्हें तो ऑनलाइन शॉपिंग की आदत है, हर चीज़ घर बैठे ही ऑर्डर करने पर मिल जाती है। हम लोगों को तो बजट के अनुसार ढूंढना पड़ता है। ओह, ओके फिर ठीक है, तो चलूं साथ में या नहीं? प्रशांत की निगाहें बार बार आरती के चेहरे पर जाकर टिक जाती थी। चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर मेरी मोल भाव की आदत से तुम परेशान हो जाओगे। मोल भाव यानी कि पैसे कम करवाने की कोशिश? कैसे कर लेते हो तुम लोग इतनी मगजमारी? सच में बजट के अनुसार शॉपिंग करना बहुत बड़ा टास्क है, इसलिए लाइफ में पैसा होना बहुत ज़रूरी है आरती। प्रशांत ने गाड़ी शहर के सबसे बड़े मॉल के सामने लगा दी। यह तो मॉल है प्रशांत, मुझे यहाँ नहीं आना था। मुझे तो, आरती चिल्लाई। क्यों, यहाँ क्या खराबी है? ये तो शहर का सबसे बड़ा मॉल है, यहाँ सबसे अच्छा और ब्रांडेड सामान मिलता है, फिर यहाँ शॉपिंग क्यों नहीं? प्रशांत ने पूछा। जानती हूँ प्रशांत, मैं यहाँ शॉपिंग नहीं कर सकती, यहाँ सब बहुत महंगा है और मुझे मेरे बजट के अनुसार ही बाजार से सामान लेना है। तुम मुझे यहाँ तक ले आए उसके लिए ढेर सारा थैंक्स। यहाँ से तो बाजार पास ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। आरती गेट खोलकर उतरने लगी। आरती रुको। क्यों, क्या हुआ? प्लीज़ एक मिनट, बस एक मिनट रुको। मैं बस अपनी गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके कर दूं, फिर मैं भी तुम्हारे साथ बाजार चलता हूँ। ज़रा देखूँ तो बाजार में कैसे खरीदारी होती है। क्या, यह भी कोई देखने की बात है? क्या कभी कुछ खरीदा नहीं? अभी तक तो नहीं। मॉम डैड को त्योहारों पर कुछ खास सामान लेना होता है तो फ़ोन करके व्यापारियों को सामान सहित घर पर ही बुलवा लेते हैं और पसंद की खरीदारी कर लेते हैं। और बाहर से शॉपिंग करनी हो तो मॉल के अलावा कहीं जाते ही नहीं। अब तो ऑनलाइन सुविधा भी हो गई है तो मॉल जाना भी कम हो गया है। क्या सच में तुमने अभी तक बाजार में कुछ नहीं खरीदा? अपनी बड़ी बड़ी आंखें मटकाकर आरती बोली। नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझे जब सब बैठे बैठाए मिल रहा है तो बाजार की भीड़ में कौन धक्के खाएगा? ओहो, बड़े लोगों की बड़ी बातें। अब चलें या अपनी रईसी की तारीफों में यही दिल निकालना है? आरती ताना मारते हुए बोली। चलो, एक बात कहूँ आरती? हम्म, कहो। मुझसे शादी कर लो। यूँ कब तक बाजार के चक्कर में पड़ी रहोगी? घर बैठे मैडम की खिदमत में सब हाजिर हो जाएगा, प्रशांत बोला। क्या कहा तुमने प्रशांत? आरती चौंकी। अरे यार कुछ नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम भी क्या जरा जरा सी बात पर तोपचंद बन जाती हो? वैसे ठंडे दिमाग से सोचो तो विचार बुरा नहीं है, प्रशांत ने धीरे से फिर कहा। अरे मैं भी कैसी पागल हूँ, मैं तुम्हें एक खुशखबरी बताना तो भूल ही गई। कैसी खुशखबरी? प्रशांत को सब पता था फिर भी वह जानबूझकर अनजान बन रहा था। मेरी शादी तय हो गई है प्रशांत, और जानते हो किसके साथ? शादी? वाह, किसके साथ? राहुल के साथ प्रशांत। मैं बहुत खुश हूँ प्रशांत। राहुल मेरे बचपन का साथी ही नहीं, मेरा प्यार, मेरी जिंदगी, सब कुछ है प्रशांत। मैं राहुल के बिना जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारी शादी तय हो गई यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई आरती। यार आज सच में बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाई। बहुत किस्मत वाली हो तुम, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिला। तुम्हें और राहुल को नई जिंदगी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच प्रशांत। थैंक्स नहीं, अब इस खुशखबरी के बदले तुम्हें मेरे साथ लंच करना पड़ेगा आरती।
देखो मना मत करना, प्रशांत बोला। ओके बाबा चलो, पैसे मैं दूंगी पर प्रशांत का मन रखने के लिए आरती हाँ कर देती है। यह क्या बात हुई? आरती मैडम, यह ट्रीट हमारी तरफ से है। आप पैसे देने की बात करके हमारी खुशियों पर कुठाराघात कर रहे हैं, प्रशांत ने नाटकीय अंदाज में कहा तो आरती हंस दी। अच्छा बाबा चलो। प्रशांत आरती को जानबूझकर शहर के सबसे महंगे होटल में ले गया। उस होटल में शहर की जानी मानी हस्तियां आती थी। प्रशांत, यहाँ क्यों? कैफे चलते हैं ना? आरती होटल देखकर हिचकिचाई। अरे यार, पार्टी मेरी तरफ से है तो होटल भी मैं ही डिसाइड करूंगा ना। आओ अब ज़्यादा नहीं सोचो। प्रशांत आरती को लेकर अंदर प्रवेश करता है। वहां बैठे हाई क्लास लोगों में सीधी सादी सिंपल ड्रेस में बैठी आरती खुद को असहज महसूस कर रही थी। उसे उन लोगों का अपनी ओर देखना अच्छा नहीं लग रहा था। प्रशांत, मुझे एक बहुत ज़रूरी काम याद आ गया, मैं जा रही हूँ, बाय। अरे रुको तो सही, ऐसे कैसे? सुनो आरती, 1 मिनट रुको तो सही, मेरी मेरी बात तो सुनो। प्रशांत ने पीछे से आकर रोकने की कोशिश की, पर आरती वापस चली गई। अभी तो तुम चली गई आरती, मगर एक दिन तुम मेरे साथ इसी होटल में लंच और डिनर करोगी, वो भी मिसेज प्रशांत बनकर। प्रशांत भी उसके पीछे पीछे होटल से निकलकर घर चला गया। प्रशांत आरती और राहुल की शादी तय होने की खबर से बुरी तरह से तिलमिलाकर घर लौट आया। नहीं राहुल, इस बार यह बाजी तुम नहीं जीत सकते। मैं भले ही आरती से प्यार नहीं करता, पर तुम्हें प्यार की बाजी जीतने नहीं दूंगा। नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें हरा कर अपनी सारी हार का बदला लेकर रहूंगा। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन है? अंदर आ जाओ। दस्तक देने वाला प्रशांत के घर का नौकर मोहन था। क्या है? प्रशांत कड़क कर बोला। प्रशांत को गुस्से में देखकर मोहन डरते हुए बोला, वो मेम 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 साहब ने बुलाने भेजा है आपको। सिर झुकाए मोहन ने कहा। क्यों? खाने के लिए। बोल दो जाकर, मुझे भूख नहीं है, जाओ। और दोबारा मत आना, वरना समझे? तुम भागो यहाँ से। मोहन सिर हिलाकर वापस चला गया। प्रशांत साहब ने खाने के लिए मना कर दिया मेम साहब। कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी खा लेगा। जाओ तुम अपना काम करो। नीलम और दीपक को लगा कि शायद बाहर कुछ खा पी कर आया होगा, प्रशांत इसलिए नहीं आया। शाम को फिर प्रशांत ने खाने के लिए मना कर मोहन को भगा दिया। उसने अपने माता पिता को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए ये तरीका अपनाया। प्रशांत बेटा, क्या हुआ? दरवाज़ा खोलो बेटा, कोई बात है तो हमें बताओ। नीलम दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोली। मॉम मैं ठीक हूँ, आप जाओ, मुझे परेशान मत करो प्लीज़, मुझे अकेला रहने दो। उसका खुद को कमरे में बंद करना, ना खाना खाना, ना किसी से बात करना, यह देख उसके माता पिता बहुत परेशान हो गए। बेटा प्रशांत, क्या बात है? जो भी कुछ परेशानी है हमें बताओ, शायद हम कुछ समाधान ढूंढे, दीपक बोले। बेटा हम दोनों को बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारे पापा सब ठीक कर देंगे बेटा, कुछ तो कहो। हाँ बेटा, हमें बहुत चिंता हो रही है कि क्यों तुम हमसे बात नहीं कर रहे, हमारे साथ बैठ नहीं रहे, खाना भी नहीं खा रहे हो, क्यों? दीपक ने पूछा। दीपक की आवाज़ सुनकर प्रशांत ने दरवाज़ा खोल दिया। कुछ नहीं डैड, सब ठीक है। सब ठीक है तो देवदास का रूप क्यों लिए बैठे हो बेटा? हम तुम्हारे माँ बाप हैं, कोई बात तो है जो तुम इस कदर परेशान हो? हमने दुनिया देखी है बेटा, सब समझ में आ रहा है हमें। अपनी मोम को नहीं बताओगे? नीलम ने प्यार से पूछा। मोम, मैं एक बार फिर राहुल से हार गया, पर इस बार कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि जिस लड़की से मैं बहुत प्यार करता हूँ उसकी शादी राहुल से होने जा रही है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है मोम, प्रशांत ने रोनी सूरत बनाकर कहा। और वो लड़की, उसने हाँ कर दी? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करती? नीलम ने पूछा। करती है मोम, हम दोनों एक साथ पढ़े हैं, बड़े हुए हैं, हमने एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। आरती अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करती है। मुझे तो उसकी बातों से लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। बेटा लगने से किसी निष्कर्ष पर तो नहीं पहुंच सकते ना, हो सकता है वो भी राहुल को। प्रशांत तुरंत बीच में बोला। नहीं मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता। आरती मेरी परवाह करती है, बिना फीलिंग कोई किसी की परवाह क्यों करेगा? वो बहुत संकोची स्वभाव की है और संकोच बस ही कभी कुछ नहीं कहा उसने।
बेटा शादी तय होने पर एक बार तो अपने माँ बाप या तुमसे इस बात का जिक्र कर सकती थी ना वो। मॉम, मैं आरती को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो अपने पिता की बात को पत्थर की लकीर की तरह मानती है। वो हमेशा ही कहती थी कि अपने पापा की खुशी के लिए तो अपना प्यार भी छोड़ सकती हूँ। फिर चिंता किस बात की? हम आज ही तुम्हारे रिश्ते की बात करने उसके पिता से मिलते हैं। मॉम, पर उसके पिता ने उसकी शादी राहुल से तय कर दी है। फिर कैसे? तुम शायद सही कह रहे हो। हम किसी की खुशियों के बीच रंग में भंग कैसे कर सकते हैं? वैसे फैमिली कैसी है? उसके पापा क्या काम करते हैं? मॉम, मिडिल क्लास फैमिली है। आरती 3 बहनें हैं और पिता क्लर्क। मुश्किल से बेटियों को पढ़ाकर घर का खर्च चला रहे हैं। ओह, फिर हमारा उनका कोई मेल नहीं। और अब तो शादी भी तय हो गई। प्रशांत, तुम भी अब इस बात को भूल जाओ। तुमने वैसे भी अपने मन की बात बताने में देर कर दी। मॉम, मैं आज ही उससे अपने दिल की बात कहने जा रहा था। मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया तो आरती ने बताया कि वो मिलने नहीं आ सकती क्योंकि अब उसकी शादी तय हो गई है। आप राहुल को अच्छी तरह जानते हो मॉम। राहुल? मुझे याद नहीं आ रहा। नीलम ने ना में सिर हिलाया। अरे मॉम, वो जो मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता था, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा। प्रशांत ने रोनी सूरत बनाकर कहा। प्रशांत बेटा, तो अब उसे भूल जा। तेरे लिए तो बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं। तेरे लिए आरती से भी सुंदर लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। नीलम यह कहकर अपने कमरे में चली गई। दीपक, जो अब तक दोनों की बातें चुपचाप सुन रहे थे, नीलम के जाते ही बरखुरदार। मामला प्रेम का कम, हार जीत का ज़्यादा लग रहा है। खैर, मुझे आरती के पिता के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। वो कहाँ रहते हैं, कहाँ नौकरी करते हैं? जी डैड। प्रशांत सारी डिटेल निकाल कर दीपक को सौंप देता है। अब सारी चिंता छोड़कर मजे करो। इस बार जीत तुम्हारी होगी क्योंकि इस बार प्रतियोगिता का जज कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, तुम्हारे डैड हैं। ओह डैड, थैंक यू सो मच। आई लव यू डैड। प्रशांत उनके गले लग गया। लव यू टू डियर। लाइफ को खूब एंजॉय करो और खुश रहो। प्रशांत से सारी डिटेल्स लेकर दीपक सुदेश के ऑफिस पहुंच गई। नमस्ते मिस्टर सुदेश। शहर के जाने माने रईस दीपक को सामने देखकर सुदेश चौंक कर खड़े हो गए। अरे दीपक सर, आप? नमस्ते सर, आइए। सुदेश कुर्सी से खड़े होकर उनका स्वागत करने लगी। आप यहाँ कैसे दीपक सर? आप हवाई जहाज से चलने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर कैसे? अरे आप हमें कैसे जानते हो? दीपक ने आश्चर्य से पूछा। साहब, पहचान तो हम छोटे लोगों के को अपनी बतानी पड़ती है। आप जैसे बड़े लोग तो अक्सर टीवी और अखबारों की सुर्खियों में छापे जाते हैं। आप तो यह बताइए कि आप हमें कैसे जानते हैं? आपकी बेटी और हमारा बेटा एक साथ ही पढ़े हैं। बस एक ज़रूरी काम से आए हैं। काम से हमारे पास? यह क्या कह रहे हैं आप? कभी कभी परिस्थितियां माँ बाप को इतना मजबूर कर देती हैं सुदेश जी, कि ना चाहते हुए भी उन्हें वो हर काम करना पड़ता है जो उनकी शान के खिलाफ हो। यह बात तो आपने सच कही साहब। चलिए बाकी बात बाद में। यह बताइए, नौकरी में कितना कमा लेते हो? दीपक ने पूछा। भगवान की दया से बस दाल रोटी चल रही है साहब। 3 3 बेटियां हैं। अभी कल ही बड़ी बेटी की शादी तय की है। बाकी दोनों बेटियों की भी पढ़ाई पूरी हो गई है। भगवान की दया से उन्हें भी बड़की बिटिया जैसा सुलझे परिवार का रिश्ता मिल जाए तो सारी चिंता मिट जाए। आज से तुम्हारी सारी चिंताएं खत्म सुदेश। इसी विषय में हम आपसे चर्चा करने आए हैं। मतलब हम समझे नहीं साहब। सुदेश, समझ जाओगे। अब पहले हमारी बात ध्यान से सुन लो, फिर कुछ पूछना। जी कहिए। दीपक की बातें सुनकर सुदेश बड़े असमंजस में पड़ गए। सुदेश, हमें अपनी हैसियत रहन सहन के बारे में आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं लगती। फिर भी तुम जानना चाहो तो? अरे नहीं साहब, मैं क्या, कोई भी आपसे अनजान नहीं होगा। आप तो बस हुक्म कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? फिलहाल तो हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। आशा करते हैं तुम हमें मना नहीं करोगे। हमसे मांगने? काहे मजाक करते हो साहब? मैं गरीब आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो सुदेश। तुम चाहो तो सब कर सकते हो। हम आपसे अपने बेटे प्रशांत के लिए आपकी बड़ी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या? सुदेश चौंक कर उठ खड़े हुए। अरे अरे, बैठो सुदेश। इसमें चौंकने की बात नहीं। हमें आपके विषय में सब पता है। यह भी पता है कि आपकी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। पर क्या करें, हम अपने बेटे के प्यार के आगे मजबूर हैं। मैं भी अपनी बेटी के प्यार और उसकी खुशियों के आगे मजबूर हूँ दीपक साहब। मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कीजिए।
इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ, आपको खाली हाथ जाना होगा। नहीं सुदेश, मैं इतनी जल्दी उम्मीद नहीं छोड़ सकता। मेरे बेटे ने मुझसे कोई फरमाइश की और मैं पूरी ना करूँ, ये हो नहीं सकता। मैं भी अपनी बिटिया के दिल नहीं तोड़ सकता। वो राहुल से बहुत प्यार करती है और प्रशांत आपकी बेटी से बेहद प्यार करता है। जब से आपकी बेटी की शादी तय होने की बात सुनी है, उसने खाना पीना छोड़ दिया। मैं अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकता। पर यह संभव नहीं है साहब। मेरी बेटी बीच में बात काटते हुए दीपक बोला, आप चाहें तो सब संभव है सुदेश। आप भावुकता में आकर एक बेटी की खुशी सोच रहे हैं। मैं आपकी तीनों बेटियों के लिए बेहतरीन रिश्ते लेकर आया हूँ। अब फैसला आपके हाथ में है। एक तरफ आपकी एक बेटी की खुशी है और दूसरी तरफ दोनों छोटी बेटियों के लिए अच्छे घरों का रिश्ता, वो भी बिना दहेज। दहेज देकर भी इतने अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे और मिल भी गए तो सारी उम्र कर्ज चुकाने में ही बीत जाएगी और बेटियां भी गरीबी में ही जीवन जिएंगी। दीपक की बातें सुनकर सुदेश मौन होकर बैठ गए। सही तो कह रहे हैं दीपक जी। आरती की तरह जरूरी नहीं सुनीता और मीता को भी बिना लेन देन के उनके मनपसंद रिश्ते मिले। क्या सोच रहे हो सुदेश? मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी नज़र में दो बहुत अच्छे लड़के हैं। एक मेरी कंपनी में मैनेजर है और एक मेरे छोटे भाई का लड़का है। तुम जिंदगी में कभी ऐसे वर और घर नहीं ढूंढ सकते और ढूंढ भी लिया तो दहेज नहीं दे पाओगे। दीपक चाल चलते जा रहे थे और सुदेश भी कहीं उसकी बातों में थोड़े से सहमत होते जा रहे थे। आपकी बात बिल्कुल सही है साहब, पर आरती नहीं मानेगी। वो राहुल से बहुत प्यार करती है। मैं कैसे उसका दिल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम एक बार हाँ कर दो। बाकी क्या कैसे करना है हम करेंगे, दीपक ने कहा। मैं तैयार हूँ दीपक जी। मैं तीन तीन बेटियों का बाप हूँ। माता पिता की बीमारी का खर्च मैं और मेरी पत्नी पूरे महीने अपने खर्च में कटौती करते हैं, तब घर के खर्चे पूरे कर पाते हैं। आरती, प्रशांत की शादी से दोनों छोटे बेटियों को भी अच्छा ससुराल मिलता है, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या होगी। बस आरती इस बात को समझ ले तो बेहतर हो। एक बार शादी हो गई तो आरती को भी समझ में आ जाएगा कि तुमने उसके साथ जो किया उसमें उसका और उसकी बहनों का सुनहरा भविष्य छुपा था। राहुल के प्यार का क्या, 4 दिन में अभावों में फुर हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हो साहब। प्यार से ज़्यादा पैसा ज़रूरी है आज के समय में। तो तुम राजी हो सुदेश? अगर एक की खुशी का त्याग करने से बाकी दो के जीवन सुधरता है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है भला। मुझे ये सारे रिश्ते मंजूर हैं। आरती भी कुछ दिन बाद इस बात को समझ ही जाएगी। ठीक है, तो मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो। ध्यान रहे शादी होने तक यह बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी। एक ही दिन तीनों की शादी की तैयारियां करो। एक ही दिन? साहब इतनी बड़ी व्यवस्था एक साथ? पैसे नहीं है मेरे पास, कैसे करूँगा? पैसे की चिंता मत करो। अकाउंट नंबर दे दो, शादी के अरेंजमेंट के पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा देता हूँ। मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? नहीं, मैं घर गिरवी रख दूंगा। तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, उधार समझ लो। जब हो वापस कर देना। घर में किसी को मत बताना कि कौन व्यवस्था कर रहा है। बेटियों के रिश्ते की बात करके फ़ोन करो। बच्चे भी आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ लें, पसंद कर लें। प्रशांत के विषय में कोई बात मत करना। क्यों साहब? आरती से ना सही, पत्नी से तो नहीं। आरती की शादी तक कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। सच्चाई पता चलने पर उसने चुपचाप राहुल से शादी कर ली तो प्रशांत का दिल टूट जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो आपकी नौकरी, आपका सुख चैन सब आपसे दूर हो जाएगा। ध्यान रहे, बेटियों की शादी करना मुश्किल कर दूंगा। दीपक की धमकी से सुदेश सहम गए। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा साहब। हम घर में वैसे ही सब चलने दें जैसा चल रहा है। आरती को या घर के किसी से भी शादी वाले दिन तक इस डील पर चर्चा नहीं करना। अच्छा चलता हूँ। दीपक वहाँ से चले गए। भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जब भी किसी को खुशियाँ देते हो तो छप्पर फाड़ कर देते हो। सुदेश खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, पर आरती, जब उसको पता चलेगा तो क्या वह इस धोखे को सह पाएगी? सुदेश की आत्मा उससे सवाल करने लगी। उसका मन विरोध करने लगा। धोखा? इसमें धोखा कैसा? एक साथ मेरी 3 बेटियां विदा हो जाएं तो इसमें बुराई क्या है? आरती का दिल टूटेगा, उसका क्या? वो प्रशांत से नहीं राहुल से प्यार करती है।
बचपन बचपन का प्यार प्यार नहीं आकर्षण होता है। प्यार का क्या, वो तो शादी के बाद भी हो जाएगा। पर मुझे मेरी 2 बेटियों के भविष्य के बारे में सोचना है। बहनों की खुशी देखेगी तो आरती भी मेरे इस निर्णय को समझेगी और खुश ही होगी। दोस्तों, कहानी के इस पहले पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।